Assalamualaikum ji, hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. In today's session we will do chapter 3 of Specific Relief Act 1877 and this is about the rectification of the instrument. अब ये इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? एनी रिटन लीगल डॉक्यूमेंट जो कि पार्टीज़ के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट कर रहा हो उसको इंस्ट्रूमेंट कहते हैं. फॉर इंस्टेंस कोई विल हो गई, कोई प्रोमिसरी नोट हो गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई एग्रीमेंट, ये सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं. फिर इसकी रेक्टिफिकेशन, उनमें अगर कोई गलती हो जिसको दुरुस्त करवाने के लिए आप कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं. ये इससे रिलेटेड है. ये एक रिलीफ तीसरी किस्म का इस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में बताया गया चैप्टर 3 में. आर्टिकल 31 टू आर्टिकल 34 इसके रेलेवेंट आर्टिकल हैं. आर्टिकल 31 हेडिंग है व्हेन इंस्ट्रूमेंट में बी रेक्टिफाइड. अब इसमें वो सिचुएशंस बता दी गई हैं जिनमें कोर्ट किसी भी इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई कर सकती हैं. एंड द सेक्शन स्टेट्स व्हेन थ्रू फ्रॉड और अ म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ द पार्टीज़. दो बातें आ गई, या तो फ्रॉड का एलिमेंट हो, फ्रॉड किया गया हो, या दोनों जो पार्टीज़ हैं कॉन्ट्रैक्ट की या इंस्ट्रूमेंट की उनकी तरफ से कोई म्यूचुअल मिस्टेक हुई हो. इन दो सिचुएशंस में अ कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग डज नॉट ट्रूली एक्सप्रेस देयर इंटेंशन. यानी वो जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था इन राइटिंग था जिसमें पार्टीज़ की इंटेंशन कुछ और थी, किसी पार्टी ने फ्रॉड करके उसमें कुछ और लिख दिया, या दोनों पार्टीज़ ने म्यूचुअली कोई उनसे मिस्टेक हो गई और उस इंस्ट्रूमेंट में कुछ और लिखा गया. इन दो सिचुएशंस में ईदर पार्टी, कोई भी पार्टी, जो कॉन्ट्रैक्ट्स की पार्टी हैं उनमें से कोई भी पार्टी और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट या उस पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट मे इंस्टीट्यूट अ सूट टू हैव इंस्ट्रूमेंट रेक्टिफाइड. तो या तो वो पार्टी खुद या उसके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट कोर्ट में जाके सूट फाइल कर सकते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई कर दिया जाए क्योंकि इसमें या तो कोई फ्रॉड करके गलत लिखा गया या इसमें कोई म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ द पार्टीज़ हुई है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट में ये गलती है. पार्टीज़ की इंटेंशन ये नहीं थी जो कि इंस्ट्रूमेंट पे लिखी गई है. सो इसको रेक्टिफाई कर दिया जाए. बट कंडीशन वही है कि दो, या तो फ्रॉड हो या पार्टीज़ की म्यूचुअल मिस्टेक हो. And if the court finds it clearly proved that there has been fraud or mistake in framing the instrument and ascertain the real intention of the parties in executing the same, the court may in its discretion rectify the instrument so as to express that intention. यहाँ पे कहा गया है जब आप सूट फाइल करेंगे, आपके पास ये रिलीफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बता रहा है आपको कि आप उस इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई करने के लिए सूट फाइल कर सकते हैं. कोई भी पार्टी कर सकती है या उनके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट कर सकते हैं. तो कोर्ट को अगर ये इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि यस कोई फ्रॉड कमिट किया गया था या पार्टीज़ के दरमियान कोई म्यूचुअल मिस्टेक हो गई है जिसकी वजह से जो ट्रू इंटेंशंस थी पार्टीज़ की उसके मुताबिक ये इंस्ट्रूमेंट नहीं लिखा गया, तो कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो उस इंस्ट्रूमेंट को अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज़ जब वो कॉन्ट्रैक्ट या इंस्ट्रूमेंट लिखा जा रहा था उसके मुताबिक उसको रेक्टिफाई कर दे. एंड नेक्स्ट थिंग, एक आगे इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, सो फार एज दिस कैन बी डन विदाउट प्रिजुडिस टू राइट्स एक्वायर्ड बाय द थर्ड पर्सन्स इन गुड फेथ एंड फॉर वैल्यू. लेकिन गलती तो है इंस्ट्रूमेंट में, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से अगर किसी थर्ड पर्सन के कोई राइट एक्रू हो गए हैं और वो उसको इस कॉन्ट्रैक्ट में गलती या फ्रॉड के एलिमेंट का पता नहीं था, उस वजह से उसके तो राइट एक्रू हो गए हैं, उसने अपना एक्ट गुड फेथ में किया है, तो उसके जो राइट्स हैं उसको कोर्ट्स कंसिडर करेंगी. उसके अगेंस्ट जाके कोर्ट कोई रेक्टिफाई नहीं उनको कर देगी इंस्ट्रूमेंट को. अगर इसको इलस्ट्रेशन से समझे तो ज़्यादा क्लियर होगा. इलस्ट्रेशन ए इंटेंडिंग टू सेल टू बी हिज हाउस. ए और बी को, ए अपना घर जो है बी को सेल करना चाहता है एंड वन ऑफ 3 गोडाउन्स एडजेसेंट टू इट, और उस घर के साथ 3 गोडाउन्स, 3 गोदाम जो है ना एडजेसेंट है, उनमें से एक गोदाम वो बी को साथ कह रहा है कि आप मेरा घर खरीद लो
प्लस आप ये एक गोदाम खरीद लो इन 3 में से। आगे क्या होता है, एग्जीक्यूट्स कन्वेंस प्रिपेयर बाय बी। अब बी ने वो इंस्ट्रूमेंट तैयार किया, इन विच थ्रू बीज फ्रॉड, और बी ने उसमें फ्रॉड कर लिया। ऑल 3 गोडाउन्स वर इंक्लूडेड, उसने तीनों ही गोडाम्स जो गोदाम्स थे वो उसमें इंक्लूड कर लिए उस इंस्ट्रूमेंट में। देखें जो एग्रीमेंट हुआ था, जो इंटेंशन थी, वो ए अपना घर ए बी को सेल कर रहा था, प्लस उसके साथ 3 में से एक गोदाम। बी ने उसका इंस्ट्रूमेंट तैयार करवाया, जो एग्रीमेंट डीड तैयार करवाई, उसमें उसने क्या किया, उसने तीनों गोदाम्स को इंक्लूड कर लिया फ्रॉड करके। अब यहाँ पे आगे क्या होता है, वन ऑफ 2 गोडाउन्स वर फ्रॉडेंटली इंक्लूडेड, जो उसने 2 फ्रॉड करके वो अंदर इंक्लूड कर लिए थे गोदाम्स, उनमें से बी गिव्स 1 टू सी, बी ने एक सी को दे दिया विदाउट एनी कंसिडरेशन, एंड लेट्स द अदर टू डी फॉर रेंट, और डी को दूसरा उसने रेंट पे दिया, उसने लीज़ का एग्रीमेंट उसके साथ कर लिया। बी को उसने वैसे ही सी को उसने वैसे ही दे दिया बी ने, और डी को रेंट उसको लीज़ पे दे दिया। नीदर सी नॉर डी हैविंग एनी नॉलेज ऑफ द फ्रॉड, और यहाँ पे सी को जो गोदाम दिया गया और डी को जो गोदाम दिया गया, सी और डी को इस फ्रॉड के बारे में ये नहीं पता था कि बी ने ये जो इंस्ट्रूमेंट तैयार किया है इसमें इसने फ्रॉड करके तो तीनों गोदाम्स इंक्लूड कर लिए। अब यहाँ पे सी डी को नहीं पता। द कन्वेंस मे एज अगेंस्ट बी एंड सी बी रेक्टिफाइड सो एज टू एक्सक्लूड फ्रॉम इट द गोडाउन्स गिवन टू सी। तो यहाँ पे जो कोर्ट रेक्टिफाई करेगी ना, वो रेक्टिफाई इस तरह करेगी कि सी की हद तक जो उसको गोदाम दिया गया था विदाउट एनी कंसिडरेशन, बी ने उसको वैसे ही दे दिया गया था, उसकी हद तक रेक्टिफाई कर देगी कॉन्ट्रैक्ट को कि ये ख़त्म है जी, ये वापस लो इससे। लेकिन सी के अगेंस्ट डी के अगेंस्ट नहीं करेगी, बट इट कैन नॉट बी रेक्टिफाइड सो एज टू अफेक्ट डीज लीज, लेकिन डी के अगेंस्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर जो लाइन पढ़ी थी उसमें था कि जो राइट एक्वायर किया, अब डी को तो नहीं पता था कि उनके दरमियान बी ने ये फ्रॉड करके ये गोदाम शामिल कर लिया। उसने तो इन गुड फेथ उसने अपना लीज़ एग्रीमेंट किया, उसने उसको रेंट वगैरह पे किया, जो भी उसने अमाउंट उसको पे कर लिया, तो उसके राइट अक्रू हो गए हैं। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट रेक्टिफाई कोर्ट करेगी वो सिर्फ बी को जो दिया गया गोदाम है उसकी हद तक कर देगी, डी की हद तक नहीं करेगी, क्योंकि उसको इस बात में नॉलेज नहीं था और वो एक बोनाफाइडली उसने काम किया है, उसने उसको नॉलेज भी नहीं था और उसने पेमेंट करके, और बी ने चूँकि सी ने चूँकि विदाउट एनी कंसिडरेशन किया था, उसका कोई राइट वैसे भी नहीं बनता था। इस वजह से उसकी हद तक कोर्ट जो है इस इंस्ट्रूमेंट को रेक्टिफाई कर देगी। अब नेक्स्ट सेक्शन 32 प्रिजम्पशंस एज टू इंटेंट ऑफ द पार्टीज़, कि कोर्ट क्या प्रोज्यूम करेगी जब सूट उसके पास आएगा, कोई पर्सन जाके सूट फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट फाइल करेगा, तो कोर्ट के पास प्रिजम्पशन क्या होगी, प्राइमा फेसाई फॉर द पर्पस ऑफ रेक्टिफाइंग अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रेक्टिफाई करने के लिए जो सूट फाइल किया गया उसमें the court must be satisfied that all parties thereto intended to make an equitable and consensuous agreement। अब यहाँ पे ये बात आ गई कि जब आपने सूट फाइल किया ना, तो कोर्ट ने प्राइमा फेसाई क्या प्रिज्यूम करना है कि इन राइटिंग तो है ये जो इंस्ट्रूमेंट है, तो कोर्ट ऑब्वियसली यहाँ पे ये प्रिज्यूम की करेगी, ये देखेगी कि जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया वो इक्विटेबल है। यानी ये तो नहीं हो सकता कि एक पर्सन ने पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फिर उसको बाद में ये लगा कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट तो मैं गलत कर चुका हूँ, इसकी वजह से मुझे नुकसान हो रहा है, तो वो उसने फिर जाके कोर्ट में सूट फाइल कर दिया जी कि इसको रेक्टिफाई कर दो, ये मिस्टेक होगी। ऐसे तो नहीं होता। यहाँ पे ट्रू इंटेंशन कोर्ट ने उस इंस्ट्रूमेंट के पीछे, जो कॉन्ट्रैक्ट के पीछे पार्टीज़ की ट्रू इंटेंशंस थी, उसको फाइंड आउट करना होता है। तो इनिशियल प्रिजम्पशन, प्राइमा फेसाई प्रिजम्पशन यही होता है कोर्ट की कि ये इक्विटेबल यानी बराबरी की बुनियाद पे ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। कोर्ट इसको रिबट कर ले, अगर वो दूसरी पार्टी आ जाए तो वो एक डिफरेंट स्टोरी हो जाती है। सेक्शन 33 प्रिंसिपल्स ऑफ रेक्टिफिकेशन। In rectifying a written instrument, the court may inquire what the instrument was intended to mean। प्रिंसिपल्स क्या हैं? कोर्ट क्या करेगी? इंक्वायर करेगी कि
ट्रू इंटेंशंस पार्टीज़ की क्या थी। देखें ये अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम रेक्टिफाई करवाने जा रहे हैं वो इन राइटिंग है। अब इन राइटिंग जो आपने साइन कर लिए हैं वहाँ पे पार्टीज़ के, उनके विटनेसेस के साइन है, तो इनिशियल प्रजम्पशन तो पहले तो ये आ गई कि ये अब इसने कही, ये तो नहीं हो गया कि अपने आप को इसको नुकसान हो रहा है तो इससे कॉन्ट्रैक्ट से बचने के लिए अपने मर्ज़ी की इसमें रेक्टिफिकेशन करवाना चाहता है। तो पहली बात तो कोर्ट ये देखेगी कि इंस्ट्रूमेंट बनाने के पीछे पार्टीज़ की असल इंटेंशन क्या थी एंड व्हाट वर इंटेंडेड टू बी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, और इस ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया था इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। अब यहाँ पे कोर्ट ने वही क्लियर करना है एंड इज़ नॉट कन्फाइंड टू द इंक्वायरी व्हाट द लैंग्वेज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वाज इंटेंडेड टू बी। सिर्फ कोर्ट ने उस जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी लैंग्वेज को ही नहीं देखना, इसी बारे में इंक्वायरी नहीं करनी कि जी यहाँ पे ये लिखा गया है तो इसके राइटिंग के पीछे क्या मकसद है। कोर्ट ने ट्रू एसेंस देखनी है उस कॉन्ट्रैक्ट की कि ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था तो इसमें पार्टीज़ की इंटेंशन क्या हो सकती हैं। ये इसमें प्रिंसिपल्स में बताया गया, सिर्फ लैंग्वेज को नहीं देखना कि लैंग्वेज में गलती हो गई है, उनकी कॉन्ट्रैक्ट करने के पीछे इंटेंशन क्या थी कोर्ट ने उसको इंक्वायर करना है। कोर्ट ने उस कॉन्ट्रैक्ट को समझने की कोशिश करनी है, उस इंस्ट्रूमेंट के पीछे जो भी पार्टीज़ के दरमियान एग्रीमेंट हुआ था कोर्ट ने उसको समझने की कोशिश करनी है। ये प्रिंसिपल है, कोर्ट ने सिर्फ लैंग्वेज को रेक्टिफाई करने की नहीं कोशिश करनी। 34 specific enforcement of rectified contract. A contract in writing may be first rectified and then, if the plaintiff has so prayed in his plaint and the court thinks fit, specifically enforced. अब सेक्शन 34 में ये कहा गया है कि पहले तो कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर रेक्टिफाई करना तो कोर्ट उसको रेक्टिफाई करेगी, उसके बाद अगर ज़रूरी हो और प्लेंटिफ ने उसके लिए प्रे भी किया हो, प्रेयर में भी लिखा हो कि इसको इन्फोर्स भी करवा दें, अगर सिर्फ कोर्ट रेक्टिफिकेशन कर देगी उसकी इन्फोर्समेंट के लिए फिर दोबारा से एक नया सूट फाइल किया जाएगा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट्स हो जाएगी। इसीलिए इस सेक्शन 34 में ये कहा गया कि अगर ज़रूरी होगा और प्लेंटिफ ने वहाँ पे प्रे किया होगा कि इसको इन्फोर्स भी कराएं तो पहले कोर्ट उसको रेक्टिफाई करेगी कॉन्ट्रैक्ट को, उसके बाद फिर उसको इन्फोर्स भी करवाएगी। इसलिए जब हम भी रेक्टिफिकेशन ऑफ द एनी इंस्ट्रूमेंट हम सूट फाइल करते हैं तो रेक्टिफिकेशन के साथ हमने उसकी इन्फोर्समेंट भी क्लेम करनी है, ये ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमें एक सेपरेट सूट बाद में फ़ाइल करना पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट रेक्टिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें फ्रॉड या मिस्टेक ऑफ द म्यूचुअल पार्टीज़ कोई उसमें हो गई हो, उसमें रेक्टिफिकेशन करवाना ज़रूरी हो तो कोर्ट में हम एक सूट फाइल करते हैं, या उनका पार्टीज़ का कोई रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट भी सूट फाइल कर सकता है। और कोर्ट अगर तो फ्रॉड या कोई मिस्टेक होगी उस कॉन्ट्रैक्ट में तो कोर्ट उस को रेक्टिफाई कर देगी, प्लस उसको इन्फोर्स भी करवाएगी अगर इन्फोर्समेंट उसकी साथ ही क्लेम की गई हो। और कोर्ट ने सिर्फ लैंग्वेज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को नहीं देखना होता, उसके पीछे रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज़ कोर्ट ने उसको देखना होता है कि वो क्या थी। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।